हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमन सिंह राजपूत और अगर आप इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9 के एनसीईआरटी से ख़त्म कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। और नेक्स्ट ये जो पार्ट है पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि क्यों फार्मर को फार्मिंग के साथ साथ बहुत सारे मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते रहना चाहिए और साथ साथ में लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग, एग्रीकल्चर के साथ साथ में करना चाहिए ताकि कम समय में बहुत सारा प्रॉफिट हो सके। लाइफ स्टॉक, मवेशी पालन, पोल्ट्री, जो मुर्गी पालन होता है, फिशरीज, मछली पालन और बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। ठीक है, इस वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। इस स्टैंजा में हमें पढ़ना है कि कौन कौन सा फूड, कौन कौन सा प्रोटीन और न्यूट्रिशन देता है। जैसे अगर आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए वर्क करने के लिए तो चाहिए, तो आपको ऐसे अनाज खाना है, सीरियल्स जैसे कि वीट, राइस, मेज़, मिलेट एंड सोरगम, ये सब आपको कार्बोहाइड्रेट्स दे देगा। अगर आपको चाहिए कि प्रोटीन चाहिए तो आपको दलहन वाला चीज़ खाना है, जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, ये सब खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा। अगर आपको फ़ैट चाहिए तो फ़ैट आपको ऑयल सीड्स देंगे, जैसे कि सोयाबीन, ग्राउंडनट, सेसम, कस्तूर और मस्टर्ड, ये सब फैट्स। ठीक है, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेज मतलब मसाला जो होता है वो आपको देंगे वाइटामिन्स, मिनरल्स और थोड़े बहुत अमाउंट में ये लोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी देते हैं। ठीक है, एक फोडर क्रॉप होता है बच्चों, जो कि मवेशी लोगों को खाने चारा जो होता है वो उसको हम कह सकते हैं, जैसे कि बेरसम हो गया, ओट्स हो गया, सूडान ग्रास हो गया, रेस्ट फूड फॉर लाइवली स्टॉक। हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे बच्चों कि हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ताकि हम लोग एक एस्टिमेट लेके चले कि हमें आगे और क्या क्या पढ़ना है। जैसे फूड पढ़ लिए, वाई इट इज़ नेसेसरी पढ़ लिए, क्रॉप यील्ड इंप्रूवमेंट में पढ़ लिए कि कौन कौन सा फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन सा फूड देता है, प्रोटीन कौन कौन सा फूड देता है, फैट्स किस में पाया जाता है, वाइटामिन्स, मिनरल किस में पाया जाता है, और एक फोडर क्या होता है जो कि जानवर लोग खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को स्टैंजा में पढ़ना है कि खरीफ टाइप्स ऑफ क्रॉप कि क्रॉप कितने तरह के होते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में टाइप्स ऑफ क्रॉप पढ़ना है, एक रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप इसमें नहीं है बट मैं आपको एक्स्ट्रा से बता देती हूँ। रबी क्रॉप किसको बोलते हैं, जो विंटर में होता है। जैसे आपको नवंबर में सोन करना है और उसको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल में आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप खरीफ क्रॉप को जून में आप सोन करेंगे और अक्टूबर में आप हार्वेस्ट कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, अप्रैल से लेकर जून का जो पीरियड है ना, आप उसमें कैसा क्रॉप लगा सकते हैं, जायद क्रॉप लगा सकते हैं। जैसे मैम कुकुम्बर, ककड़ी, खीरा, वाटरमेलन, ये सब जो क्रॉप है बच्चों, वो ये सब 2-3 महीने के लिए ही होता है। देखते होंगे आप लोग गर्मी में खाते हैं। मैम ऐसा कौन कौन सा क्रॉप है जो रबी है और आपका खरीफ क्रॉप है। ठीक है, तो खरीफ सीजन फ्रॉम द मंथ टू जून मैंने बता दिया, टू मंथ जून टू अक्टूबर। सम क्रॉप आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, जैसे कि रबी क्रॉप बोलते हैं। और सीजन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, पैडी, सोयाबीन, पीजन, मेज, कॉटन, ग्राम, ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप। ये सब कौन सा क्रॉप है, पैडी याद रखिए, सोयाबीन, पीजन, पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ये सबसे एक नंबर में आ सकते हैं बच्चों कि व्हाट इज खरीफ क्रॉप, राइट देयर एग्जाम्पल। और व्हाट इज रबी क्रॉप, तो वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब रबी क्रॉप होता है, राइट देयर एग्जाम्पल। आप एक नंबर लीजिए और चले जाइए। इस स्टैंजा में और कुछ नहीं पढ़ना है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। अब हम बात होता है कि मैम ये सब तो हो गया, आप हमको ये बताइए कि हम एक अच्छे फार्मर कैसे बन सकते हैं। हमको किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए। आप तो पढ़ा रहे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, तो किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट। जनरली आपको 3 चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है बच्चों, फूड क्रॉप के वैरायटीज़ में, क्रॉप के प्रोडक्शन में और क्रॉप के प्रोटेक्शन में। अगर आप ये 3 चीज़ मैनेज कर लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं, देन यू विल बी गोइंग टू बी गुड फार्मर। आपको पता होना चाहिए कि वो होता है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत लोग आजकल करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, यही सब वो लोग ध्यान देते हैं। क्रॉप वैरायटी में बहुत अराइज होता है क्वेश्चन कि ये क्रॉप वैरायटी क्या होता है। तो क्रॉप वैरायटी देखिए, ये चार्ट बना हुआ है, आसानी हो रहा है पढ़ने में, समझ आ रहा है, कुछ दिक्कत आएगा आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको देखूंगी कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रहा है, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, इसमें पढ़ना है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। देखिए वैरायटी का मतलब क्या, अच्छा गुण वाला। मैम उसका वैरायटी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि फार्मर को यही करना चाहिए कि जब भी वो क्रॉप सेलेक्ट करे तो एक गुड यील्ड हो, मतलब कि अच्छा अनाज दे सके। ठीक है, और सेलेक्ट करना चाहिए, सेलेक्ट अच्छा होना चाहिए। तो जो सेलेक्शन होता है ना, वो ब्रीडिंग पे डिपेंड करता है बच्चों। जैसे इसमें आपको पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है मैम।
ताकि जैसे कि मान लीजिए कोई अच्छा क्रॉप है तो कैसे अच्छा होना चाहिए, डिजीज़ रेसिस्टेंस अच्छा होना चाहिए उसको, मतलब जल्दी बीमार उमार ना पड़े, तुरंत अटैक करे और बैक्टीरिया ये सब तुरंत मरने लगे। फर्टिलाइज़र आए तो एकदम बौखला जाए, अरे भाई अब तो ये क्या ही आ गया। प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और हाई यील्ड होना चाहिए, ठीक है। और वन वे ऑफ इनकॉपरेटिंग डिज़ायरेबल कैरेक्टर इनटू द क्रॉप वैरायटी इज़ बाय द हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान लीजिए कि आपको कोई क्रॉप चाहिए, जैसे मान लीजिए इसका ऐसे एक आपका क्रॉप है, इसका लंबा दाना होता है, इसका जो भी अनाज होता है इसका लंबा दाना होता है, लेकिन इसमें एक खासियत है मैम कि ये लंबा दाना तो देता है लेकिन बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, डिजीज़ रेसिस्टेंस बहुत कम है, इसका रेसिस्ट नहीं कर पाता। एक अनाज है जो इसका डिजीज़ रेसिस्टेंस तो बहुत बढ़िया है लेकिन बस ये थोड़ा कम छोटा है, मतलब उतना नहीं है, तो इसका तो गुण हो गया ना डिजीज़ रेसिस्टेंस का, और इसका गुण हो गया लंबी चावल का। हम इन दोनों को क्या करा देंगे, हम इन दोनों को ब्रीड करवा देंगे, ठीक है। तो हम इसमें नया जो नस्ल तैयार होगा वो नया नस्ल कैसा होगा, डिजीज़ रेसिस्टेंस भी होगा, लंबा, ये वाला ज़्यादा इसका गुण ले लेगा, ये लंबा दाना भी होगा, तो हो गया आपको बढ़िया हाइब्रिड वाला मिल गया आपको अनाज। अब आप जाइए और उगाइए अनाज बढ़िया से। तो हाइब्रिडेशन का मतलब ये होता है कि अलग अलग डिसिमिलर प्लांट है, जेनेटिकली जीन्स अलग है दोनों का, और हम उसमें क्या करा दिए हैं, तो हम उसमें करा दिए क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये हो गया। आप क्रॉसिंग 3 तरीके से कर सकते हैं बच्चों, एक होता है इंटर वराइटल, एक होता है इंटर स्पेसिफिक, एक होता है इंटर जेनेरिक। तो इंटर वराइटल क्या होता है, इसमें वैरायटी अगर अलग अलग है तो वो इंटर वराइटल हो गया। अगर स्पेसिफिक अलग अलग है, मतलब कि अलग अलग खानदान अलग अलग कह सकते हैं, तो वो हो सकता है इंटर स्पेसिफिक। और जीन्स अलग अलग मतलब पूरा ही अलग है एकदम में। एक होता है इंटर जेनेरिक, अगर जनरेशन अलग अलग जनरेशन का है तो हम उसमें करवा सकते हैं ब्रीडिंग और कह सकते हैं क्रॉसिंग, तो उसमें आपको मिल जाएगा नया क्रॉप। तो अच्छा, अब हमको एक बात बताइए, आपको क्या लगता है साइंटिस्ट लोग बैठ के वहाँ क्या खीर पकाते हैं क्या, कि बैठ के बना रहे खा रहे, नहीं, यही सब काम करते रहते हैं वो लोग। किसका क्रॉसिंग, कौन से क्रॉप से कौन से क्रॉसिंग करे जो बढ़िया वैरायटी का मिल पाए, और छोटे अनाज में 20 क्विंटल 30 क्विंटल 100 क्विंटल अनाज हो, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेड एरिया ना मैम, तो हम कैसे उतना प्रोडक्शन करेंगे, और इतना सारे पॉपुलेशन है, तो बस यही करना है कि आपको लिमिटेड एरिया में बहुत सारा प्रोडक्शन करना है, ठीक है। इसके अलावा भी एक तरीके का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएमओ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होता है, देखिए जीन्स अगर बहुत ही ज़्यादा अलग है, डीएनए सुने ना ऐसे जीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो जो जेनेटिकली पूरा अलग अलग है, तो उसमें अगर जेनेटिक्स ले करके जीन्स ले, जैसे मान लीजिए कोई मलेशिया में होता है कोई भारत में होता है, तो जीन्स तो बहुत ही अलग है दोनों का। ऐसे में अगर हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो हम उसको बोलते हैं जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, या फिर जीएमओ, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और वहाँ का मान लीजिए कि बहुत कम बारिश में भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश में भी, मतलब ऐसे से कुछ डिफरेंस आपको दोनों क्रॉप में दिख रहा है, तो आप जनरली बस आप करा दीजिए मेटिंग नहीं, हम कह सकते क्रॉसिंग, और आप जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया क्रॉप। जैसे कि हमारे भारत में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है ना, वो सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं होते हैं, छोटे छोटे दाने हैं और एकदम पूरा दमदार एकदम बढ़िया से फार्मिंग के लिए बढ़िया हो जाता है, ठीक है। Few varietal of crop accepted, it is necessary that variety produce high yield under different condition that is found in different areas. Exactly, आप जो भी चूज़ करके ला रहे हैं ना, तो उसमें बढ़िया क्षमता होना चाहिए ताकि अलग अलग कंडीशन में भी उग सके। ऐसा नहीं थोड़ा सा बस क्लाइमेट हल्का चेंज किया सब टपाट मरने लगा फट से, तो वो सब नहीं होना चाहिए। फार्मर वुड नीड टू प्रोवाइड विथ गुड क्वालिटी सीड ऑफ पर्टिकुलर वैरायटी, ठीक है। तो आपको ये फार्मर को नीड होना चाहिए कि गुड क्वालिटी हो। नेक्स्ट हम लोग को पार्ट में जो पढ़ना है वो देखिए, कल्टीवेशन प्रैक्टिस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एग्जैक्टली, कल्टीवेशन प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो डिपेंड करेगा, एंड क्रॉप यील्ड पूरे तरीके से डिपेंड करता है कि आपका वहाँ का वेदर कैसा है, आपका वहाँ सॉइल कैसा है, आपका वहाँ पानी का जो अवेलेबिलिटी है मतलब मौजूद है वो कैसा है। जैसे कि देखिए, हमारे नॉर्थ इंडिया में आप चले जाइएगा, जैसे यूपी बिहार ये सब में आ जाइए आप, तो अगर यूपी बिहार में हो तो क्या होता है, कॉटन उगेगा क्या, नहीं ना। तो अलग अलग डिफरेंट करें यहाँ पे, जैसे मैम थोड़ा सा पानी बढ़िया है मैम यहाँ पे, क्या क्लाइमेट भी बढ़िया है, ठीक है, तो राइस ही उगा लीजिए, वीट ही उगा लीजिए। अब क्या थोड़ा सा आप इधर आ जाइए साउथ इंडिया ये सब, जहाँ पे महाराष्ट्र से जो आंध्र प्रदेश ये सब रीजन है जहाँ ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होता है, तो क्या उसमें आप वीट थोड़ी ना उगा देंगे, राइस थोड़ी ना उगाएंगे। तो ये तो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वेदर कैसा है, मिट्टी कैसा है, पानी कैसा है वहाँ का। तो वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉ, फ्लड, सस्टेन, अनप्रिडिक्टेबल वैराइटीज दैट कैन ग्रोन इन द डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आर यूजफुल। तो यही सब हो जाता है कि बहुत ही खतरनाक अगर कोई कंडीशन आ गया मैम, तो थोड़ा सा हम लोग वो जो क्रॉप है वो बढ़िया सस्टेन कर पाए, ठीक है, अगर हम उगाते हैं और या फिर अगर हम खेती करते हैं तो, ठीक है।
Similarly, varietal tolerance to high soil salinity have been developed. Some of the factor which variety improvement is done. देखिए, अब आपको वैरायटी इंप्रूवमेंट में आप बढ़िया से क्या क्या कर सकते हैं वैराइटल इंप्रूवमेंट में। सबसे पहले तो आप जो क्रॉप लेकर आए हो कैसा होगा, हायर एल्ड होना चाहिए। हायर एल्ड का मतलब पर एकड़, मतलब छोटे से एरिया में ज़्यादा मिल सके आपको क्रॉप। इम्प्रूव्ड क्वालिटी कंसीडर द क्रॉप प्रोडक्ट वेरी टू क्रॉप। बेकिंग क्वालिटी मतलब क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि पकने वाला चीज़ कौन है, वीट है, तो बेकिंग उसका बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा किए नहीं, रख रहे हैं 100 डिग्री पे किए फिर भी नहीं पक रहा है, तो ये तो बढ़िया नहीं है। थोड़ा बेकिंग क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए उसका। जैसे कि आशीर्वाद आटा सुना है, कितना बढ़िया है वो। तो गैस पे आता है, फट से फूल के फट से निकल गया, हा सॉफ्ट मुलायम रोटी। प्रोटीन जिसमें जैसे हमको कोई प्रोटीन चाहिए, कोई क्वालिटी है, तो प्रोटीन क्वालिटी पर्ल्स, ऑयल क्वालिटी, मतलब सबसे बढ़िया क्वालिटी पल्सेस हम लोग ले रहे हैं तो उसमें प्रोटीन का क्वालिटी ज़्यादा होना चाहिए। ऑयल्स का अगर चीज़ हम खा रहे हैं तो उसमें ऑयल का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अब हर जो ऑयल क्वालिटी होता है हर चीज़ थोड़ी ना खाते हैं हम लोग। जैसे कि वो बहुत सारा तीसी का तेल वगैरह होता है ना, सुने हैं ना, तो वो सब थोड़ी खा लेते, उसमें तो क्वालिटी ख़राब है। फिर एक होता है बायोटिक और एबायोटिक रेसिस्टेंस। बायोटिक रेसिस्टेंस क्या होता है, बायोटिक रेसिस्टेंस होता है जैसे कि बीमारी, डिजीजेज, इंसेक्ट्स और नेमाटोड्स। मतलब बायोटिक का मतलब समझिए जिंदा, बायोटिक मतलब होता है जिंदा, एबायोटिक मतलब होता है मर गया, ठीक है। मरा हुआ मतलब जो सांस नहीं लेता है, जैसे कि ड्रॉफ, सैलिनिटी, वाटर, लॉगिंग, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, ये सब रेसिस्टेंस अच्छा होना चाहिए उसमें, ठीक है, दोनों में, बायोटिक के केस में भी एबायोटिक के केस में भी। तो याद रखिए कि इसमें कौन कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है वो है चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन। मतलब मेच्योरिटी का जो ड्यूरेशन होना चाहिए ना वो कम होना चाहिए। जैसे शॉर्टर द ड्यूरेशन द क्रॉप फ्रॉम द सोइंग टू हार्वेस्टिंग। मतलब हम अगर सोइंग कर रहे हैं 2 महीने 3 महीने में अच्छे से मतलब पक जाए, ज़्यादा दिन मतलब पता चला कि हम एक क्रॉप लगाए साल भर में वही ले लिया, तो भाई हम कमा लिए फिर तो साल भर में। और साल भर में अगर हम 3 क्रॉप उगा लेंगे 2-2 महीने 3-3 महीने 4-4 महीने के अंतराल पे, तो हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये सब चीज़ चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, बायोटिक एबायोटिक रेसिस्टेंस होना चाहिए, वाइडर अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, मतलब रेंज उसका ज़्यादा होना चाहिए, डरे ना किसी से, कभी घबराए नहीं, और अलग अलग डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में मेरा क्रॉप जो है वो सहमा सा ना हो जाए, थम ना जाए, तो कहते हैं ना ऐसे। वन वैरायटी कैन देन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, डिफरेंट एरियाज, ठीक है। डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसा हमको डिज़ायर है, टॉलनेस, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग और डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फोडर। जैसे मान लीजिए कि हम देने वाले हैं चारा गाय को, अब उसमें नाजुक नाजुक कली जैसा पत्ता खिलेगा तो थोड़ी ना मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, वो तो मेरा डिज़ायरेबल से नहीं है, हट के है। तो जैसे कि तो फोडर में तो होना चाहिए उसका डिज़ायरेबल क्या है कि हम चारा दे रहे हैं तो भाई देख लो तुम मोटा मोटा ब्रांचिंग वाला ट्री होना, ऐसा नहीं कि तुम नाजुक कली हो जाएगा मेरा गाय खा के उसका आधा पेट ही भरेगा, ठीक है। जैसे कि हमको सीरियल अनाज चाहिए तो पता चला कि पेड़ जितना अनाज मेरा हो गया, तो वैसा नहीं चाहिए। आप उसका ड्रॉफनेस डिज़ायर होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो ये सब जो है वो डिपेंड करते हैं किसके लिए, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। सीरियल सो दैट लेस न्यूट्रिशन आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स, ठीक है, लेस न्यूट्रिशन वगैरह अगर डिज़ायर ड्रॉफ वगैरह है तो हमको चाहिए, ठीक। यहाँ तक ख़त्म हो गया। हाउ डू, आप क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हाउ डू बायोटिक अनबायोटिक फैक्टर अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन। बताइए कैसे बायोटिक है बायोटिक। देखिए इसका आंसर देखिए छुपा हुआ है कि मैम बायोटिक जो होता है वो डिजीज़, इंसेक्ट्स और नेमाटोड्स को बोलते हैं, और ये लोग इफेक्ट कर देता है, मतलब डिजीज़ हो जाता है क्रॉप में, इंसेक्ट खा जाते हैं, तो हम ये उसको बोल सकते हैं ये इफेक्ट कर देता है। ए बायोटिक कैसे इफेक्ट करता है, मतलब सूखा आ गया, वाटर का बहुत ही ज़्यादा लॉगिंग हो गया तो सारा मेरा प्लांट सड़ गया, हीट बहुत, कोल्ड, ये सब खराब कर दिया मेरे प्लांट को। फिर बोलता है व्हाट आर द डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या हमें डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक होना चाहिए। देखिए बच्चों इसका आंसर ये होना चाहिए कि मैम फोडर के लिए जो ब्रांचेस होने चाहिए ना वो टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होना चाहिए, और ड्रॉफनेस के लिए कैसा होना चाहिए, ड्रॉफनेस इज डिज़ायर इन सीरियल्स, सीरियल्स में हम लोग को ड्रॉफनेस डिज़ायर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये दोनों क्वेश्चन खत्म हो गया, यहीं तक मिल गया। देखिए एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, वो कहीं जाने का जरूरत नहीं है बच्चों, एक एक लाइन पढ़ोगे पूरा अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और हम इसमें पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसमें 3 स्टेप हम लोग को पढ़ना है ना, जिसमें एक स्टेप तो खत्म हो गया, एक स्टेप पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन। थैंक यू।